Hello students, welcome to the channel MB Academy and this is your Mithilesh sir. बच्चों हम आज के लेक्चर में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं. उनके बीच में रिलेशन क्या होता है और रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है उसका डेरिवेशन. ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. देखिए मैं अपना टाइम बचे इसके लिए मैंने क्या किया, पहले से ही इसकी थियरी लिख के रखी है थोड़ी, आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा. ठीक है, देखिए बच्चों, मैग्नेटाइजेशन जो रहता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि कोई भी एटम जो रहता है जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन बल्क मटेरियल, लार्ज मटेरियल देखेंगे तो उसमें क्या रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सच एटम्स होंगे और हर एटम का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जो रैंडमली ओरिएंट करते हैं. तो उनके रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से अगर उनका हम कलेक्टिव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखने जाएंगे बच्चों तो वो जीरो हो जाता है. ठीक है, लेकिन देयर आर सम मटेरियल्स इन नेचर लाइक Fe3O4 जिनमें वेक्टर एडिशन अगर हम सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का करेंगे तो वो जीरो नहीं होता है. ठीक है, मतलब ऐसे मटेरियल्स में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता ही है. ठीक है, और ये रिजल्ट करता है मैग्नेटाइजेशन के लिए. ठीक है बच्चों, अब आइए मैग्नेटाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. ठीक है, ये आपका जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. और हम मैग्नेटाइजेशन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से. इसका थर्ड पॉइंट में मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन जो रहता है इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी कैपिटल एम इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वी. ये फॉर्मूले पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों बोर्ड में, तो इसको ध्यान रखिएगा. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी कभी जब हम मैग्नेटाइजेशन लिखते हैं तो मैंने जो यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल एम, आप इसके ऊपर वेक्टर साइन भी दिखा सकते हो बच्चों. ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं. आप सबको पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब अगर आप लिखेंगे, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे मीटर क्यूब, कैंसिल करके हमारे पास नीचे क्या बचेगा, मीटर, ऊपर क्या है एम्पियर. तो इस हिसाब से हमको ऐसा यूनिट क्या मिलता है मैग्नेटाइजेशन का, एम्पियर पर मीटर. ठीक है बच्चों, अब आइए डायमेंशन पे. डायमेंशन में हम क्या लिखेंगे, लेंथ जो है वो नीचे है मतलब ऊपर जाएगा तो -1, मास है नहीं, टाइम है नहीं, इसलिए पावर 0, और आपका एम्पियर जो है उसको हम डायमेंशन में आई से डिनोट करते हैं करंट के लिए, सो इसका हो गया I1. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया. ठीक है, चलिए अभी हम नग्न एडिंग पे चलते हैं बच्चों. देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो रहता है ये क्या रहता है, देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड B0 टू दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों, म्यू नॉट. इन दोनों का जो रेशियो रहता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड B0 टू दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इसी को हम दूसरे तरीके से बच्चों बोले तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. और हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बच्चों कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. आइए अगले पॉइंट में, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बना दिया बच्चों. हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H इज इक्वल टू B0 अपॉन म्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो और करके मैंने लिख दिया है B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हमने पहले ही पढ़ लिया. इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन बच्चों वही होता है जो हमारा मैग्नेटाइजेशन का होता है. सो एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर एंड डायमेंशन इज L-1 m0 t0 I⁻1. सो दिस इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का थियरी बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव करेंगे जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, आइए देखिए हमने हेडिंग लिखा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो आपको टीचर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि डिराइव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ठीक है, हमारा टाइम बचे इसके लिए हमने एक थ्योरी पॉइंट पहले से लिख के रखा है. तो हमने पॉइंट में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, कंसीडर अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड. अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या रहता है बच्चों, हमने क्या किया, एक रॉड लिया बच्चों और हमने उसको एक सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया. तो उस रॉड को जब हम सोलेनॉइड के अंदर डालेंगे तो आप सबने पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड n टर्न्स पर यूनिट लेंथ रहता है और उसमें करंट मान लीजिए कि I ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं, द मैग्नेटिक फील्ड, द
magnetic field inside the solenoid is given by, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगर हम वो लिखने को जाए तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। अच्छा, हम एन आई को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, बट मैं यहां लिखता हूं बच्चों ध्यान से, एन इंटू आई जो रहता है ये रहता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ध्यान रखिए इसको। तो अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो मुझे बी नॉट क्या मिल जाएगा, बी नॉट हमारा हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। मैं इसको एक इक्वेशन बना लेता हूं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे बच्चों। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या रहता है, द मैग्नेटिक फील्ड inside the rod, पहले हमने सोलेनॉइड के लिए निकाला था, इनसाइड द रॉड इज गिवन बाय। अब ध्यान दीजिए, हमने रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसको हमने bm से डिनोट किया, तो हमारा bm क्या हो जाएगा, हमारा bm हो जाएगा म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन की वजह से हो रहा है ये, तो ये कैपिटल M, ठीक है, वेयर ये हो जाएगा इक्वेशन 2, वेयर मैं लिख देता हूं कैपिटल M हमारा क्या है, इज मैग्नेटाइजेशन। आई होप ये सबको समझ में आया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाऊं बच्चों, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय, ध्यान दीजिए बच्चों, B जो है वो क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी एम। B इज इक्वल टू, बी नॉट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट H, प्लस बी एम के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू एम। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारा हो गया। देखिए ध्यान से बच्चों, तो मैंने क्या किया, B इज म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास म्यू नॉट कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों। सो B हो जाएगा म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस M, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से मैं H प्लस M को ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो B अपॉन म्यू नॉट, यानी अब मैं यहां से H लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस M, और मैं इसको इक्वेशन 3 बना लेता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको रिलेशन निकालना था बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको जो इक्वेशन 3 मिला बच्चों, हमने क्या देखा कि दी मैग्नेटिक फील्ड B जो है डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटाइजेशन M, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स। तो हमने रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिराइव कर ली, ठीक है। अब आइए हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला पेज है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब हमने अभी पढ़ा बच्चों कि कभी भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डालते हैं तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड B नॉट एंड ड्यू टू इंड्यूस्ड फील्ड BM, ठीक है। तो अगर मैं उसके हिसाब से लिखूं बच्चों, जैसा हमने अभी पढ़ा था, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा B जो है दैट इज नथिंग बट B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM। ध्यान से देखिएगा बच्चों, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM। अब अगर हम इसके हिसाब से चले बच्चों, ध्यान से सुनिएगा,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि बी नॉट जो है आपका वो किसके बराबर है, इट इज़ म्यू नॉट इंटू एच, एंड हमारा बी एम किसके बराबर है, बी एम हमारा है म्यू नॉट इंटू एम के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ऐसा करने से बच्चों हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट m। b इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन निकाला, ये हो जाएगा h प्लस m। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन 4 और मैं अब लिखता हूं वी नो दैट। मैं यहां पे एक टर्म डिनोट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वी नो दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ईटा जो रहता है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ईटा जो है दैट इज इक्वल टू M अपॉन H। अगर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, यहां से M जो है दैट इज नथिंग बट ईटा इंटू H। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 5। और हम अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। अब ऐसा करने से बच्चों क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट h प्लस ईटा इंटू h। अब ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, हमने h कॉमन निकाल दिया इंटू h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h को नीचे लाया, सो b बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ईटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो b अपॉन एच है बच्चों, b अपॉन एच, इसको हम लिखते हैं b अपॉन एच इज नथिंग बट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ईटा। ठीक है बच्चों, अब यहीं से हमको एक और इक्वेशन क्या मिल गया, ध्यान से देखिए, म्यू अपॉन म्यू नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ईटा हो गया। यहाँ पे ये जो म्यू अपॉन म्यू नॉट है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर called relative permeability। हम इसको relative permeability बोलते हैं बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया बच्चों। तो अब मैं अगले पेज में क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, म्यू अपॉन म्यू नॉट को अगर हमने म्यू आर लिख दिया तो हमको रिलेशन मिलेगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ईटा। सो हमने बच्चों, दिस इज रिलेशन बिटवीन, this is relation between magnetic susceptibility and relative permeability बच्चों। आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला हेडिंग जो मैं ले रहा हूं बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो जो मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जब कभी भी हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल्स जो रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में उनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगले पेज पे पढ़ेंगे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में
डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है। आज ये अगले पेज पे बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा टाइम बचे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इसलिए मैंने ये पहले से टेबल बना के रखा है उनके बीच में। सो दिस इज डिफरेंशिएशन बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बच्चों ध्यान से देखिएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है ना बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। सो ऐसे मटेरियल्स व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। वहीं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस टाइम पे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो जीरो होता है। ऐसा ही होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो ये याद रखना है बच्चों, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज में आइए, थर्ड पॉइंट देखिए। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, if a thin rod of a diamagnetic material is freely suspended in an external uniform magnetic field, अगर हम किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जब उसको हम रोटेट करके छोड़ देंगे तो जब वो रेस्ट में आता है उसका लेंथ कैसा ओरिएंट करता है, इट्स लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अगर आपका फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो हमारा डाइपोल जो रहेगा या आपका रॉड जो रहेगा वो ऐसे ओरिएंट करेगा। सो इफ योर फील्ड इज लाइक दिस, your rod will be like this, perpendicular to the magnetic field, ठीक है बच्चों। जबकि अगर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की हम बात करेंगे तो वो जो रॉड रहता है चाहे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हो चाहे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हो बच्चों, ये रॉड जो रहते हैं इट कम्स टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो रॉड रहता है वो किसी भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को लेंथ के साइड से परपेंडिकुलरली ओरिएंट करेगा, जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये पैरेलल ओरिएंट करता है, पैरेलल अलाइन करता है फील्ड के, ठीक है बच्चों। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब हमने थोड़े टाइम पहले बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रहता है ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होता है पर उसकी वैल्यू छोटी होती है, स्मॉल होती है, जबकि आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज। तो हमने क्या सीखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, पैरा में इज पॉजिटिव एंड स्मॉल एंड फेरो में इट इज पॉजिटिव एंड लार्ज, ठीक है बच्चों। अगले पेज पे आइए, ध्यान से सुनिएगा। अब अगला पॉइंट नंबर 5 में मैंने क्या लिखा है बच्चों कि व्हेन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो बच्चों, चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, both of them when they are placed in an external non-uniform magnetic field they tends to move from weaker to stronger part of the field। बच्चों ध्यान से देखिएगा, they tends to move from weaker to stronger part of the field, they tends to move from weaker to stronger part of the field, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए बच्चों कि कभी भी जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जो वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड की तरफ मूव करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए बच्चों, चाहे डायमैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, ये टेम्पररीली मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब जब हम मैग्नेट रखेंगे इनके पास में तो ये मैग्नेटाइज होंगे और जब हम मैग्नेट रिमूव कर लेंगे तो उनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी रिमूव हो जाता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास में जब हम मैग्नेट रखते हैं तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए बच्चों, ठीक। अब हमने लास्ट पॉइंट में आपके लिए एग्जांपल रखा हुआ है। आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है इसके एग्जांपल में मैंने लिखा है कॉपर, गोल्ड, बिस्मुथ, लेड, सिलिकॉन, ग्लास, वाटर, वुड, प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स देख लीजिए।
ये होता है मैग्नीशियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, टैंटलम, MnSO4, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने एग्जांपल रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बच्चों, बोर्ड के पेपर्स में बहुत बार आता है। या तो आपको बोलेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, या तो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, या तो डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों अगर आप ये एक क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके ये 3 क्वेश्चंस पेपर के लिए हो जाएंगे रेडी। आई थिंक अभी तक आपको जो कुछ भी सिखाया वो क्लियरली समझ में आया बच्चों। हम अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा बच्चों, उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक लॉ पढ़ने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। तो मैंने हेडिंग रखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 1895 में पियरे क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था लैब में, और उसने क्या देखा कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमने फील्ड अप्लाई किया पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो अगर आप फील्ड लार्ज लगाओगे तो मैग्नेटाइजेशन लार्ज होगा, और अगर आप फील्ड की वैल्यू लो लगाओगे तो आपका मैग्नेटाइजेशन भी लो होगा, ठीक है। तो क्यूरी ने क्या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इट इज टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, ध्यान रखिए बच्चों। तो अगर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा रखा तो मैग्नेटाइजेशन कम था, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम रखा तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा था, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्यूरी लॉ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से बच्चों। मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, मेरा जो मैग्नेटाइजेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं अगले पेज में कंबाइन करके बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, ऑन कंबाइनिंग वी गेट m प्रोपोर्शनल टू b अपॉन t। अब ध्यान से देखिए बच्चों, m जो रहेगा, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो इसको हम c से डिनोट करते हैं, c इंटू बी बाई टी, वेयर c जो रहता है इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। हम इसको क्यूरी कांस्टेंट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए हमको पता है कि B जो रहता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है बच्चों। B जो है इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एच। तो मतलब मैं अगर M इज इक्वल टू C इंटू बी के जगह पे अगर मैं म्यू नॉट एच लिख दूं बच्चों अपॉन टी, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सबको पता है M अपॉन एच, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, C इंटू म्यू नॉट अपॉन टी। और हमने पढ़ा हुआ है बच्चों M अपॉन एच का रेशियो जो रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम M अपॉन एच को लिखते हैं ईटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो मतलब हम इसको अगले पेज में लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने उसको ईटा लिख दिया तो हमको क्या मिलेगा, ईटा इज इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट अपॉन टी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप सबको पता है सी इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ईटा इंटू टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल करते टाइम पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया बच्चों। मैंने जो कुछ भी सिखाया आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर आज का पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।